हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस ट्यूटोरियल्स। दिस इज लोकेश्वर वर्मा और एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स का पार्ट 1 है, मेंडेलियन जेनेटिक्स। ये सारी चीजें हम लोग जिसमें पढ़े हैं उसका एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। टोटल 50 एमसीक्यू होंगे, लेकिन ये 2 वीडियो में आपको मिलेगा। पहले वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम लोग बहुत डिटेल से, बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है हमारे जो लेक्चर्स हैं उनमें प्रोवाइड ऑलरेडी कर दिया गया है, तो वो जरूर आप जाकर देखें। यूट्यूब में कुछ वीडियोस फ्री में अवेलेबल है, कुछ वीडियोस मेंबरशिप में अवेलेबल है। बहुत ही मिनिमम प्राइस में 299 रुपए में आप यूट्यूब में मेंबरशिप ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, ये सारे चैप्टर्स के डिटेल्ड वीडियोस। अब देखो, ये जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बहुत बड़ा चैप्टर है। टोटल 12 घंटे का लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब में डल गया है पीजीटी वाले मेंबरशिप में। 6 वीडियोस तो ऐसे ही फ्री में डला हुआ है और 6 वीडियोस जो है मेंबरशिप में डला हुआ है। तो आप जरूर मेंबरशिप ज्वाइन करें और देखें। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीजी सेट की ही क्यों तैयारी ना कर रहे हो, ये वीडियोस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और ये जो एमसीक्यू है, हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट उन लेक्चर वाले, थ्योरी वाले वीडियोस में पढ़ाया जा चुका है, तो जरूर आप जाके देखें। और बेशक अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं पीजीटी बायोलॉजी का, तो इसमें अभी बढ़िया सा ऑफर चल रहा है। जो भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, अगर वो हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से है, किसी भी मीडियम से हो, आप हिंदी और इंग्लिश, है ना। अब बोलोगे सर उर्दू मीडियम से, उर्दू में पढ़ाते हो क्या? तो नहीं, हिंदी इंग्लिश कोई भी मीडियम वाले बच्चे हैं, बहुत आसान भाषा में आपको कोर्स देखने को मिलेगा। चाहे आप छत्तीसगढ़ में पीजीटी टीचर की तैयारी कर रहे हैं या केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, DSSS, राजस्थान, एमपी पीजीटी, किसी भी स्टेट के पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोर्स जरूर ज्वाइन कर ले। पूरा रिकॉर्डेड बैच आपको मिल रहा है, हर चैप्टर 50 क्वेश्चन, और ये उसी कोर्स का ही वीडियो है ना, कोर्स का ही 50 क्वेश्चन वाला वीडियो। ठीक, और हर चैप्टर 50 क्वेश्चन, लाइव टेस्ट पर चैप्टर आपको मिलेंगे। जब आपकी वैकेंसी आ जाएगी तो यूट्यूब में आपको लाइव सेशन प्रोवाइड किया जाएगा फ्री में, और इतने आसान भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा कि कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि कुछ समझ ना आया। हर चीज बहुत अच्छे से आपके पीजीटी एग्जाम को ही टारगेट करके पूरा कोर्स बनाया गया है। ये जरूर आप ज्वाइन करें। और साथ ही साथ ये और भी कोर्सेस हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और सीजी सेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जो लाइफ साइंस सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बेस्ट कोर्स अवेलेबल है। हर एक कोर्स में ज्वाइन करने के लिए, हर एक कोर्स तो ज्वाइन नहीं करोगे, है ना, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वही ज्वाइन करोगे। आपको कांटेक्ट कर लेना है 8319, क्या नंबर था 570306 8319570306, ये नंबर है। इस नंबर पे आप क्या करें, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके ये कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। 8319570306, ठीक है ना। और टेलीग्राम तो जरूर आप ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि टेलीग्राम में सारा पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो लाइफ साइंस का टेलीग्राम चैनल, लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया गया है। ठीक है, तो वो जरूर ज्वाइन करें। चलो भाई साहब, शुरू करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन लगभग हम लोग यहाँ पर अभी सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लाया हूं। सिलेक्टेड क्वेश्चन, पीवाईक्यूज क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन जिनके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, उस प्रकार के क्वेश्चंस आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो, इन अ टिपिकल मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, बिटवीन टू हेट्रोजाइगस कैपिटल T स्मॉल t, what phenotypic ratio is expected in the F2 generation for a complete dominance trait like tallness in P? एक सामान्य मेंडेलियन एक संगी संकरण में मटर के पौधों की लंबाई जैसे पूर्ण प्रभुत्व वाले लक्षण के लिए F2 पीढ़ी में कौन सा प्रादुर्भाव अनुपात अपेक्षित होता है? यहां पर एकदम क्वेश्चन को घुमा जरूर दिया गया है, लेकिन आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई साहब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, बस, है ना। तो देखो, जब हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इन दोनों का क्या करवाते हैं, क्रॉस कराते हैं। कैपिटल टी क्या है,
टॉल प्लांट है और स्मॉल टी क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है, तो जब टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट का जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में तो हमें सभी क्या मिलते हैं, ऑल टॉल, सभी पौधे टॉल ही मिलते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीनोटाइप हमें मिलता है, जितने भी पौधे मिलेंगे वो टॉल ही मिलेंगे। देखो यहां पर जीनोटाइप का मतलब क्या है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब कौन से एलिल्स काम कर रहे हैं, लेकिन फिनोटाइप मतलब क्या, बाहर से कैसा दिखता है, क्या लंबा है, क्या छोटा है ना। तो फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप मतलब उस फिनोटाइप के लिए कौन से जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज किए गए हैं, है ना। तो ये है जीनोटाइप, और ये जितने भी टॉल बता रहे हैं मतलब ये फिनोटाइप है। अब इसी का हम लोग F2 जनरेशन निकालते हैं, मतलब क्या, इसकी सेल्फिंग कराई जाती है। क्या कराई जाती है, सेल्फिंग मतलब खुद का खुद से क्रॉस। तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराएंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका गैमेट निकाल दिए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब इसका हम पनेट स्क्वायर बना देते हैं तो एक साइड मेल वाला दूसरे साइड फीमेल वाला रख देते हैं। मेल फीमेल वैसा यहां पर कुछ है नहीं। पेरेंट वन को कैपिटल टी स्मॉल टी एक साइड, कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरे साइड, ठीक है, पेरेंट वन। अब इसको जब हम क्रॉस करवाते हैं तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल टी इन दोनों का क्रॉस, फिर इसका इसके साथ क्रॉस तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस, ठीक है, स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस। तो क्या आया, कैपिटल टी वाले एक, है ना, कैपिटल टी कितने, एक, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने, यहां पर एक, मतलब ये दो आया, और स्मॉल टी वाले कितने आए, स्मॉल टी कितने आए, एक। मतलब कि अगर हमको पूछेगा जीनोटिपिक रेशियो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको जीनोटिपिक रेशियो देखने को मिलता है क्या, ये देखो, कैपिटल टी एक, कैपिटल टी स्मॉल टी दो, कैपिटल स्मॉल टी एक, मतलब कि 1:2:1, ये जीनोटिपिक रेशियो देखने को मिलता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। और अगर वहीं फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो आप यहां पर देख सकते हैं। फिनोटाइप मतलब दिखता कैसा है, तो कैपिटल टी ये कैसा दिखता है, ये दिखता है टॉल, ठीक है, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर है ना। और कैपिटल टी स्मॉल टी ये कैसा दिखता है, ये भी टॉल, क्योंकि एक अकेला कैपिटल टी भी टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर है ना। और यहां पर दोनों रेसेसिव है, दोनों स्मॉल है, मतलब ये कैसा होगा, ड्वार्फ। तो टॉल वाले कितने, एक, और यहां पर दो, तो टॉल वाले कितने आए, 3, और ड्वार्फ वाले एक। इसका मतलब क्या, 3:1, ये इसका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो। मतलब कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 3:1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 टॉल, ये देखो 3 टॉल है ना, ये देखो 3 टॉल और एक ड्वार्फ है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन वही पूछा गया था कि मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बिटवीन टू हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी, तो देखो यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी का जब क्रॉस कराए तो हमें क्या फिनोटिपिक रेशियो मिलेगा, F2 जनरेशन में बोल रहे है ना, तो यही तो मिल रहा है 3:1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। विच जेनेटिक टर्म रिफर्स टू द फिजिकल एक्सप्रेशन और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गन सच एज हाइट और फ्लावर कलर, ठीक है। तो बेसिकली पूछ रहा है कौन सा आनुवंशिक पदार्थ किसी जीव की भौतिक अभिव्यक्ति या दृष्टिगोचर लक्षणों जैसे कि ऊंचाई, पुष्प, रंग को सूचित करता है। यहां पर बोला गया है भौतिक, फिजिकल अपीयरेंस की बात की गई है। ऐसा कौन सा टर्म है जो हम लोग फिजिकल अपीयरेंस के लिए यूज करते हैं, तो अभी जस्ट मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, फिजिकल अपीयरेंस के लिए यूज किया जाता है क्या, फिनोटाइप। ये देखो, फी से फिनोटाइप, फी से फिजिकल अपीयरेंस। जीनोटाइप मतलब तो यहां पर किसका, जीनोटाइप क्या बताता है, किसी भी फिनोटाइप का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बताता है कौन, जीनोटाइप, है ना। एलील क्या है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, किसी भी जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, ठीक है। किसी भी जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या कहलाता है, एलील कहलाता है ना। चलो आगे बढ़े, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट द यूज ऑफ ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स या प्योर लाइन्स मेनली एंश्योर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मेंडल के प्रयोगों में सच्ची प्रजनन, क्या लिखा है, सच्ची प्रजनन रेखाओं के उपयोग से मुख्य रूप से क्या सुनिश्चित हुआ, ठीक है। तो यहां पर यही बोल रहा है कि भाई किसी भी मतलब मेंडल के एक्सपेरिमेंट में ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, है ना, मतलब जब ट्रू ब्रीडिंग कराया गया प्योर लाइन्स का, प्योर लाइन्स मतलब क्या, जैसा वो था वैसा ही और जैसा ये था वैसा ही, जो प्योर ब्रीडिंग ना, प्योर ब्रीडिंग मतलब क्या कि हाइब्रिड का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जा रहा है, जैसा वो है उसको लिए और इधर जैसा वो है उसको लिए, और दोनों का जब क्रॉस कराया गया तो हमें रिजल्ट क्या देखने को मिला ये बोल रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल वेरिएशन इज मैक्सिमाइज्ड, नहीं ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। ट्रेट्स आर इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम वन पेरेंट, भाई साहब कभी भी जब सेंटेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं तो जहां पर ना ओनली शब्द दिख गया तो वो सेंटेंस अधिकतर चांस रहता है कि गलत होगा। तो ओनली फ्रॉम वन पेरेंट, भाई साहब कभी भी दो क्रॉस कराओगे, एक पेरेंट का दूसरे पेरेंट से क्रॉस कराएंगे तो जो बच्चे में कैरेक्टर जाएगा वो क्या एक ही पेरेंट से जाएगा क्या, नहीं, हमेशा दोनों पेरेंट से उस बच्चे में कैरेक्टर जाता है, तो ये ओनली तो ये तो गलत ही हो गया, ठीक है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज होमोजाइगस फॉर द स्टडीड ट्रेट, है ना, अध्ययनित लक्षणों के लिए आनुवंशिक संगठन समजात हो, ये क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर इज एलिमिनेटेड कंप्लीटली, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि देखो ऐसा शब्द कंप्लीटली वाला भी शब्द थोड़ा सा कभी कभी सेंटेंस को गलत करता है, साइंस की बात करें तो देखो क्रॉसिंग ओवर एलिमिनेट नहीं होता है, याद रखेंगे मेंडल की जब बात करते हैं ना तो मेंडल क्रॉसिंग ओवर टर्म यूज ही नहीं किया था, मेंडल को लिंकेज क्रॉसिंग ओवर ये सब तो मॉर्गन ने बताया था, मेंडल ने नहीं बताया था, तो क्रॉसिंग ओवर आ गया मेंडल के एक्सपेरिमेंट में, मतलब ये तो सेंटेंस गलत ही हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्या आंसर हो जाएगा, जेनेटिक, अरे भाई साहब ठीक है इसमें टिक लगाया, ठीक है, टिक लगाना जरूरी क्योंकि ये पीडीएफ आपको मिलने वाला है ना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज होमोजाइगस फॉर द स्टडीड ट्रेट, है ना, अध्ययनित लक्षण के लिए आनुवंशिक संगठन समजात हो, ये क्या पता चला हमको, मेंडल के एक्सपेरिमेंट से पता चला जब उन्होंने ट्रू पी लाइन्स का ब्रीडिंग कराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन गिवन बाय मेंडल इज बेस्ड ऑन विच बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस, मतलब बोला जा रहा है मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो मियोसिस के दौरान गुणसूत्रों की किस नेचर या किस प्रकृति पर आधारित था, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात की जा रही है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि दो क्रोमोसोम एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, है ना, सेग्रीगेशन नाम से ही पता चल रहा है, तो दो क्रोमोसोम एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, अब ये कौन से क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, मियोसिस के समय दो बार क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, एक मियोसिस 1 में और एक मियोसिस 2 में, तो मियोसिस 1 में जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं तो वो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, लेकिन मियोसिस 2 में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं होते, मतलब वहां पर एक क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स सेग्रीगेट होते हैं, ना कि होमोलॉगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, है ना, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का तो यही मतलब है होमोलॉगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होना, ठीक है। यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस, यहां पर पेयरिंग आएगा ही नहीं क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात की गई है, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब अलग होना, तो यहां पर तो पेयरिंग बोल दिया, गलत हो गया पहले से ही। सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एट एनाफेज 1, बिल्कुल एनाफेज 1 में ही सेपरेशन होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम का, आंसर हमारा यही होगा, लेकिन आगे और देख लेंगे, ठीक है। सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड एट एनाफेज 2, नहीं ये मतलब होता यही है, लेकिन आंसर हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछा गया है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, मेल वाले का, जैसे हमारे पास टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम है, उस 23 पेयर क्रोमोसोम में से 23 हमको हमारे मम्मी से मिला है और 23 हमको हमारे पापा से मिला है, ठीक है, मेल पेरेंट से 23, फीमेल पेरेंट से 23, दोनों मिलाकर 23 जोड़ा, ठीक है। अब जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार होता क्या है, जब गैमिट निर्माण होता है तो मेल वाले अलग होंगे, फीमेल वाले अलग होंगे, मतलब पूरा जो 23 जोड़ा रहता है ना उसमें का 23 अलग हुआ, 23 अलग हुआ,
तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम ही तो अलग हो रहे हैं ना, यही कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात की गई है ना, तो यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर तो सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो रहे हैं, ये नहीं होगा। माइटोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो रहे हैं, माइटोसिस नहीं बोलूंगा, मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड अलग होता है। तो वो तो क्रोमोसोम अलग नहीं हो रहे, क्रोमोसोम के आर्म अलग हो रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो रहे हैं, ना कि क्रोमोसोम अलग हो रहा है ना। ये रहा। और लास्ट आता है क्रॉसिंग ओवर एट पैकेटीन स्टेज। तो ये क्रॉसिंग ओवर की तो बात ही नहीं होती मेंडल के केस में, है ना। चलो आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 5, अ टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म्ड बाय क्रॉसिंग एन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। टेस्ट क्रॉस से अज्ञात जीनोटाइप वाले जीव को निम्न में से किसके साथ संकरण या क्रॉस करके किया जाता है। तो टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है, टेस्ट क्रॉस बेसिकली बैक क्रॉस है ना। तो होता क्या है, जब मैं ए और ए इनका क्रॉस कराया तो मुझे क्या मिला, कैपिटल ए स्मॉल ए मिला। अब मुझे ये नहीं पता है कि इसका फिनोटाइप क्या है, सॉरी मुझे फिनोटाइप पता है लेकिन मुझे जीनोटाइप क्या है ये नहीं पता है। तो उसके लिए मैं क्या कराता हूं, टेस्ट क्रॉस कराता हूं। तो जब मैं F1 जनरेशन का क्रॉस मैं पेरेंट से कराता हूं, और वो भी कौन से पेरेंट से, रेसेसिव पेरेंट से करवाता हूं, तो ये क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ये सारी चीजें हम लोग अपने लेक्चर वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, थ्योरी वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, बहुत डिटेल से पढ़े हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली वो वीडियो जाके देखो। मेंबरशिप में वीडियोस डली हुई है, कोर्स में वीडियोस डला हुआ है, कोर्स ज्वाइन कर लो। बेस्ट कोर्स है, पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं मिलेगा कोर्स, बहुत कम प्राइस में आपको कोर्स मिल रहा है। नंबर में आप कॉल कर लो, नंबर क्या है 83 19 570 306। ठीक है, मेरे को हिंदी में याद है भाई साहब, नंबर इंग्लिश में नहीं याद है। ठीक है, 83 19 570 306। ये कोर्स इस नंबर पे कॉल करके आप कोर्स जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, बेस्ट कोर्स है ना। चलो, तो हमें ये पूछ रहा है टेस्ट क्रॉस में होता क्या है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल से क्रॉस कराया जाता है क्या। तो यहां पर तो हमने रेसेसिव की बात किए थे, है ना। तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल से नहीं होगा, ये भी होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस कराया जाता है। ये रहा इसका आंसर, होमोजाइगस रेसेसिव। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का मीनिंग क्या होता है। होमोजाइगस मतलब अगर कैपिटल ए है, मतलब ये होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या है ये, होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल में लिखा हूं मतलब ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा मतलब ये क्या है, होमोजाइगस, सॉरी हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगस। अब कैपिटल ए है तो डोमिनेंट है, डोमिनेंट लिख भी सकते हैं। स्मॉल ए है मतलब क्या, ये है होमोजाइगस, होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है, होमोजाइगस रेसेसिव, ये हो जाएगा हमारा क्या, स्मॉल ए। ठीक है, तो यहां पर हमने किससे क्रॉस कराया, होमोजाइगस रेसेसिव, स्मॉल ए से होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस कराया। तो टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है, F1 जनरेशन का क्रॉस पेरेंट से करवाया जाता है। कौन से पेरेंट से, होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से करवाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर, होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल से क्रॉस कराया जाता है टेस्ट क्रॉस में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, व्हेन द F1 हाइब्रिड बिटवीन रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट शो पिंक फ्लावर, दिस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड। क्या कहलाता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है जब लाल फूल और श्वेत फूल वाले पौधों के F1 संकरण में गुलाबी फूल दिखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। तो हमने देखा था कैरेक्टर्स की मिक्सिंग हो रही थी, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा था। किसमें हो रहा था, जब हम लोग व्हाइट फ्लावर एंड रेड फ्लावर का क्रॉस करवा रहे थे। तो ये जो F1 जनरेशन है इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा था, पिंक फ्लावर देखने को मिल रहा था। मीराबिलिस जलापा आपको याद आ रहा होगा, मीराबिलिस जलापा, आई थिंक स्पेलिंग गलत है, जे आना चाहिए। ठीक है, मीराबिलिस जलापा है ना, मीराबिलिस जलापा। ये हम किस में देख रहे थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कौन सा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये चीज देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट
डोमिनेंट। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट मतलब क्या कि यहां पर कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं हो पा रहा है, डोमिनेंट नहीं हो रहा है। मतलब ये जो बेसिकली ध्यान से सुनना, रेड व्हाइट वाला क्या है, डोमिनेंट है, और रेड वाला क्या है, रिसेसिव है। मान के चलो इसको मैं कैपिटल आर बोल दिया और इसको स्मॉल आर। ठीक है, व्हाइट वाला रेड पर डोमिनेंट तो है लेकिन कंप्लीट तरीके से डोमिनेंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कंप्लीट यहां पर ना व्हाइट वाला डोमिनेंट नहीं होता है, वैसे तो रेड वाला डोमिनेंट होता है। इसको स्मॉल आर, इसको कैपिटल आर। यहां पर पिंक का आया क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर। कुछ भी रख सकते हो ना, जरूरी नहीं है लेटर, तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, ए भी यूज कर सकते हैं, है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए यूज, कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेटर हमारे ऊपर है। बस याद रखना जो कैपिटल है वो डोमिनेंट है, जो स्मॉल है वो रिसेसिव होता है। ठीक है, तो भाई यहां पर रेड वाला व्हाइट वाले पर डोमिनेंट है लेकिन कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है पता है, दोनों के कलर की मिक्सिंग हो जा रही है, ब्लेंडिंग आपको यहां पर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स। ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स देखने को मिलता है, कलर की ब्लेंडिंग देखने को मिलता है। ये किसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंट में देखने को मिलता है। रेड कलर व्हाइट कलर क्रॉस कराए तो पिंक कलर मिला, ब्लेंडिंग ऑफ कलर, कलर की मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है। कंप्लीट डोमिनेंस में तो ये चीज नहीं होता है। कंप्लीट डोमिनेंस तो नॉर्मली आप पी प्लांट की बात कर लो, है ना, पी प्लांट में टॉल और ड्वार्फ, है ना, तो ये तो कंप्लीट डोमिनेंस वाला हो गया। मतलब यहां पर सिर्फ रेसेसिव में ही रहेगा, तभी जाकर क्या होगा, रेसेसिव वाला कैरेक्टर शो हो पाएगा। रेसेसिव मतलब होमोजाइगस रेसेसिव वाले कंडीशन में ही वो अपने रेसेसिव कैरेक्टर को शो कर पाएगा। ठीक है, कंप्लीट डोमिनेंस में। और कोडोमिनेंस में क्या होता है पता है, यहां पर लिखा है कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस बेसिकली, कोडोमिनेंस में क्या होता है, दोनों कैरेक्टर साथ साथ क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। जैसे आप एक चीज याद रखना, ब्लैक कलर का बैल है, बैल ठीक है, बैल बोल देते हैं, और व्हाइट कलर की गाय है। या तो व्हाइट कलर का बैल है और ब्लैक कलर की गाय है, दोनों के बीच जब ब्रीडिंग होती है, क्रॉस होगा, तो उनका जो बच्चा आएगा उसमें ब्लैक और व्हाइट दोनों के कलर देखने को मिलेंगे। ना कि ये नहीं कि ब्लैक और व्हाइट मिलकर फिर कुछ भूरा कलर बन गया, ऐसा नहीं। दोनों के कलर, मतलब जो बछड़ा आ रहा है उसमें व्हाइट कलर भी दिख रहे हैं, ब्लैक कलर भी दिख रहे हैं। या तो कंप्लीट व्हाइट है और थोड़ा थोड़ा ब्लैक दिख रहा है, या तो कंप्लीट ब्लैक है और थोड़ा थोड़ा व्हाइट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों कैरेक्टर साथ साथ एक्सप्रेस होने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, यही क्या है, कोडोमिनेंस है। ठीक है, एपिस्टेसिस में एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है। ठीक है, एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है, ये होता है एपिस्टेटिक जीन। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं ना, है ना। देखो, इन ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम IA and IB allele are expressed together in the heterozygote condition IA IB। ये किस में देखने को मिलता है, AB ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है। ठीक है, द एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक, द एग्जाम्पल विच जेनेटिक फिनोमिनन। ठीक है, तो कौन से जेनेटिक फिनोमिना वाला ये, मतलब AB ब्लड ग्रुप या IAIB वाला जो कंडीशन है वो किस एग्जाम्पल को शो कर रहा है। मानव AB रक्त समूह प्रणाली में IA और IB एलील विषम जात IAIB अवस्था में दोनों एक साथ व्यक्त होते हैं। यह किस आनुवंशिक घटना का उदाहरण है। तो ये आपको देखने को मिलेगा किसमें पता है, कोडोमिनेंस में। ठीक है, मल्टीपल एलिलिज्म ओनली नहीं आएगा। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं आएगा, एपिस्टेसिस नहीं आएगा। कोडोमिनेंस में ये चीज हमको देखने को मिलता है कि यहां पर याद रखेंगे आई जीन है, ठीक है, जिसके 3 एलील होते हैं, IA, है ना, IB और I, ये 3 एलील है। ब्लड ग्रुप आपको पता होगा, ब्लड ग्रुप वाला हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो 3 एलील है, इन तीनों एलील में यहां पर अगर, अच्छा मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जांपल है ये, लेकिन बेसिकली हमको यहां पर ना, मतलब देखो हमको एक कंडीशन दे दिया गया है। वैसे तो ये मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जांपल है, अगर एक जीन के 2 एलील हैं तो नॉर्मल कंडीशन, लेकिन एक जीन के ज्यादा एलील हैं, 3-4 एलील हैं, तो वो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है। लेकिन हमको ये कंडीशन पूछा गया है कि IAIB वाले कंडीशन में
दोनों एक साथ एक्सप्रेस होते हैं, दोनों एलिल एक साथ एक्सप्रेस होते हैं। ये क्या है? को डोमिनेंस का एग्जांपल है। मैंने कहा था ना कि भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सिर्फ IA वाले का शो होगा या तो IB वाले का शो होगा, है ना, या दोनों की मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होगा? या तो जो डोमिनेंट होगा उसी का ही कैरेक्टर शो होगा। मान के चलो, एग्जांपल से समझो कि IA और IB के बीच में क्रॉस हो रहा है। अब मैंने कहा कि IA कंप्लीटली डोमिनेंट है, एग्जांपल दे रहा हूं ना, और ये रेसेसिव है। तो इस कंडीशन में हर समय जब भी IA वाला प्रेजेंट रहेगा वो अपना ही कैरेक्टर शो करेगा, ये कंप्लीट डोमिनेंस में। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता? दोनों की मिक्सिंग होती और जिसकी वजह से एक नया कैरेक्टर शो होकर आता। जैसे व्हाइट और रेड का क्रॉस कराया तो हमें पिंक कलर देखने को मिल रहा है ना। लेकिन को डोमिनेंस में क्या होता है पता है? दोनों एक साथ, जैसे आपको ना एक एग्जांपल देता हूं कपल की, है ना, हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं। कुछ कपल्स क्या होते हैं कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर एकदम कंप्लीटली हावी होता है, बोलता है कि भाई साहब इस घर में ना मेरा ही चलेगा, तुम देख लो। तो दूसरे को चुप रहना पड़ता है, अपना मुंह बंद करके रखना पड़ता है ना। ये क्या है? कंप्लीट डोमिनेंस। दूसरा आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब दोनों एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, दोनों बोल रहे हैं कि मेरा भी चलेगा, मेरा भी चलेगा, दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है और दोनों कंप्लीट तरीके से डोमिनेट कर ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो कुछ तीसरा रास्ता निकल जा रहा है, ना ए का चला, ना पार्टनर ए का चला, ना पार्टनर बी का चला। ठीक है, तो कोई तीसरा रास्ता निकल जा रहा है। मैं जो चाहता हूं वो हो, ये एक पेरेंट बोल रहा है या एक पार्टनर बोल रहा है, दूसरा पार्टनर ये बोल रहा है कि मैं जो चाहती हूं वो होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर पा रहे। तो इस कंडीशन में कोई तीसरा रास्ता निकल जाएगा कि ठीक है भाई चल, ये तेरा ना मेरा, हम कुछ तीसरा रास्ता निकाल लेते हैं, ऐसा। ठीक है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन को डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों साथ में मिलते हैं और बोलते हैं ठीक है यार, मतलब चल ठीक है, आधा तेरा भी चलेगा, आधा मेरा भी चलेगा। ठीक है, अगर सुबह बरबट्टी सब्जी बना रहे हैं तो रात में करेले की सब्जी बना लेंगे, ऐसा। मतलब दोनों एक साथ मिलके कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि दोनों का चलेगा, चल ठीक है ना। कोई एक पार्टनर बोल रही है कि एक हफ्ते में मैं खाना बनाऊंगी, एक हफ्ते तुम खाना बनाओगे, तो दूसरा पार्टनर भी मान गया, हाँ ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये को डोमिनेंस है, जिसमें समझौता कर लेते हैं और दोनों आपस में साथ साथ मिलकर काम करते हैं, को डोमिनेंस। ठीक है, लेकिन जिसमें लड़ के फिर कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा है, कुछ तीसरा चीज हो जा रहा है ना, तो ये क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, तो यहां पर वही होता है, को डोमिनेंस में बेसिकली क्या होता है कि एक दूसरे के साथ रहकर दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर IA IB दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए हमको AB ब्लड ग्रुप देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये डोमिनेंस रेसेसिव जस्ट समझाने के लिए आपको बताया हूं, इसको याद रखना। ठीक है, को डोमिनेंस का एग्जांपल, ये क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर को डोमिनेंस आएगा, लेकिन IA IB मतलब AB और ब्लड ग्रुप जो है ना, मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जांपल है। बट याद रखेंगे यहां पर ओनली लिख दिया है, इसलिए ये गलत भी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द IA IB एंड I allele for human ABO blood group are located at a single gene locus and show more than 2 alternative forms. This condition is called what? ठीक है, तो बेसिकली यहां पर अब इसका आंसर हो जाएगा मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, हमको पूछा गया है क्या? मानव में AB और रक्त समूह के IA IB एंड I एलिल एक ही जीन स्थल पर स्थित होकर दो से अधिक विकल्पी रूप दिखाते हैं, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? मल्टीपल एलिलिज्म कहा जाता है। लेट मी कंफर्म, इसका आंसर मल्टीपल एलिलिज्म ही होगा वैसे तो, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीपल एलिलिज्म ही होगा, बिल्कुल ठीक, मल्टीपल एलिलिज्म, जिसमें कि एक जीन के कई सारे क्या है? एलिल है, एक जीन के कई सारे एलिल हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। यहां पर इसका आंसर मल्टीपल एलिलिज्म हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, अक्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड एनी ऑफ द पेरेंट, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रेसेसिव हो, इज नोन एज टाइप ऑफ क्रॉस। विच टाइप ऑफ क्रॉस? ठीक है, तो F1 संकरण और उसके किसी एक अभिभावक या एक पेरेंट, चाहे वो प्रधान हो चाहे अप्रमुख हो, मतलब कि डोमिनेंट हो चाहे वो रेसेसिव हो, अगर क्रॉस किया जाता है तो
क्या होता है, मतलब हमें जो क्रॉस, इस प्रकार के क्रॉस को क्या बोलते हैं, हमें क्या कहा जा रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, इनका क्रॉस कराया तो हमें कैपिटल ए स्मॉल ए मिला। ठीक, अब इसका क्रॉस चाहे मैं इससे कराऊं चाहे मैं इससे कराऊं, किसी से भी कराऊं, पेरेंट से, ये क्या कहलाता है, ये बैक क्रॉस कहलाता है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस में सिर्फ मैं इस F1 जनरेशन का क्रॉस मैं सिर्फ रिसेसिव वाले से कराऊंगा, तब ये टेस्ट कहलाएगा। लेकिन इसमें बोल दिया है दोनों से, किसी से भी करवा सकते हैं, तो ये टेस्ट क्रॉस नहीं, बैक क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अ रेसिप्रोकल क्रॉस मेनली हेल्प टू डिटरमाइन व्हाट जेनेटिक एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रेट। ठीक है, प्रतिलोम संकरण या रेसिप्रोकल क्रॉस मुख्यतः किसी लक्षण के किस आनुवंशिक पक्ष को निर्धारित करने में सहायक होता है। रेसिप्रोकल क्रॉस बेसिकली क्यों कराया जाता है, पूछा जा रहा है हमें, है ना। रेसिप्रोकल क्रॉस क्यों कराया जाता है, हमें क्या पता चलता है रेसिप्रोकल क्रॉस से, क्या नंबर ऑफ एलील इन्वॉल्व, कितने नंबर ऑफ एलील इन्वॉल्व हैं, इसको पता किया जाता है, नहीं। रेसिप्रोकल क्रॉस में कैसे नंबर ऑफ एलील पता करोगे, है ना, किसी भी क्रॉस से हम एलील पता नहीं कर सकते। ठीक है, वेदर ट्रेट इज लिंक्ड और अनलिंक्ड, तो भाई साहब जो ट्रेट है, ट्रेट मतलब कैरेक्टर्स, तो वो दोनों ट्रेट लिंक्ड है कि अनलिंक्ड है, ये भी पता नहीं किया जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस से। वेदर इनहेरिटेंस इज सेक्स लिंक्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय पेरेंट्स सेक्स, मतलब वंशागति लैंगिक संबंध है या अभिभावक के लिंग से प्रभावित है, ये इसका आंसर हो जाएगा। वेदर जीन इज लेथल, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। हमें पता क्या चलता है रेसिप्रोकल क्रॉस से कि क्या इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय पेरेंट, मतलब कि कोई भी जो क्रॉस है वो क्या डिटरमाइन करता है, सॉरी रेसिप्रोकल क्रॉस क्या डिटरमाइन करता है कि वेदर इनहेरिटेंस इज सेक्स लिंक्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय पेरेंट सेक्स, जो भी कैरेक्टर आगे पास डाउन हो रहा है क्या वो सेक्स लिंक्ड है या वो इन्फ्लुएंस्ड है किसी भी एक पर्टिकुलर पेरेंट के सेक्स से। ठीक है, मेल के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है या फीमेल के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब बेसिकली यहां पर सेक्स लिंक्ड चीजों की पता करने के लिए रेसिप्रोकल क्रॉस कराया जाता है। जैसे किसी बीमारी, कोई बीमारी जो कि सेक्स लिंक्ड है ना, सेक्स लिंक्ड मतलब मेल में हो रहा है फीमेल में नहीं हो रहा है, फीमेल में हो रहा है मेल में नहीं हो रहा है, तो सेक्स लिंक्ड हुआ ना। ठीक है, एक्स वाई क्रोमोसोम से संबंधित अगर कोई बीमारी है, उसका पता कैसे लगाया जाता है कि किस पेरेंट से संबंधित ये बीमारी है, मेल से या फीमेल से, ये रेसिप्रोकल क्रॉस से ही पता लगाया जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, when one gene controls several distinct phenotypic traits in an organism, this gene is described as what? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब एक जीन किसी जीव में अनेक भिन्न भिन्न प्रादुर्भाव लक्षणों को नियंत्रित करता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्या एपिस्टेटिक जीन कहा जाता है, प्लियोट्रोपिक जीन कहा जाता है, लेथल जीन कहा जाता है या रेगुलर जीन कहा जाता है, रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन बिल्कुल नहीं होगा, लेथल जीन ऐसा जीन जिसकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, एपिस्टेटिक जीन ऐसा जीन जो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर दे, इसका आंसर हो जाएगा प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई जीन जो है, प्लियोट्रोपिक जीन का मतलब क्या होता है, कोई जीन, एक सेकंड ना, व्हेन वन जीन कंट्रोल, हाँ, कोई जीन, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ये प्लियोट्रोपिक जीन है। दो प्रकार के जीन आपको याद रखना है, क्या, एक तो है प्लियोट्रोपिक जीन, ठीक है, प्लियोट्रोपिक जीन, ठीक है, एक तो है क्या, प्लियोट्रोपिक जीन, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, अच्छा भाई, इनहेरिटेंस। देखो, प्लियोट्रोपिक जीन का मतलब क्या होता है कि एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को क्या कर रहा है,
मैनी कैरेक्टर्स, मैनी कैरेक्टर्स, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो प्लियोट्रोपिक जीन। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस बहुत सारे जीन के द्वारा, नाम से पता चल रहा है पॉलीजीन, पॉलीजेनिक, तो कोई एक कैरेक्टर के लिए बहुत सारे जीन हैं, वन कैरेक्टर के लिए बहुत सारे जीन हैं, मैनी जीन्स, तो ये पॉलीजेनिक कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो हमें यहां पर पूछा गया है क्या, वन जीन कंट्रोल सेवरल डिस्टिंक्ट फिनोटाइप ट्रेट्स, है ना, एक जीन बहुत सारे अलग अलग ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, प्लियोट्रोपिक जीन कहलाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ लेथल एलिल, इनमें से कौन सा लेथल एलिल को बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लेथल एलिल, एन एलिल दैट नेवर एक्सप्रेस इन फिनोटाइप, नेवर एक्सप्रेस, जैसा भाई अगर कोई चीज एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है तो उसको बात ही क्यों करेंगे उसकी, नेवर बोल दिया, कभी एक्सप्रेस नहीं करता। ठीक है, नहीं, गलत। एन एलिल दैट कॉज डेथ व्हेन इन स्पेसिफिक जीनोटाइप ऑफन होमोजाइगस, ठीक है, एक एलिल जो विशेष जीनोटाइप कंडीशन पर प्रायः समजात अवस्था में, है ना, होमोजाइगस कंडीशन में किसी की मृत्यु करवा देता है, ये है लेथल जीन, पिछले स्लाइड में भी बताया था। ठीक है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, लेथल जीन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेथल जीन मतलब क्या, किसी की डेथ हो जा रही है तो ऐसे जीन को लेथल जीन बोल रहे हैं ना। इन एपिस्टेसिस द जीन दैट मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलिलिक जीन इज टर्म्ड एज, क्या कहलाता है, एपिस्टेटिक जीन कहलाता है। एपिस्टेसिस ना, मतलब इजी क्वेश्चन है क्योंकि ट्रिक दे दिया गया है ना। एपिस्टेसिस में क्या किया जाता है, एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को दबा देता है, मास्क कर देता है, तो ऐसा जीन जो ये काम कर रहा है उसको एपिस्टेटिक जीन बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहा जाता है, एपिस्टेसिस कहा जाता है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इन अ टिपिकल कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन, इन अ टिपिकल कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन या इसे सप्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन भी बोलते हैं, अ डाइहाइब्रिड क्रॉस गिव्स विच मॉडिफाइड फिनोटिपिक रेशियो, किसी भी टिपिकल कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन या सप्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन की बात की जा रही है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन में नॉर्मल कंडीशन में डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होता है, 9:7 होता है। ये भी हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका क्रॉस भी करके देखे थे, कैसे 9:7 रेशियो आता है, सारी चीजें पूरा क्रॉस करके देख चुके हैं। तो डेफिनेटली आप जाकर जरूर देखें थ्योरी वाली क्लास, है ना। क्वेश्चन नंबर हाँ 14th हो गया। 15th की अगर हम बात करते हैं, इन अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इन अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अ कैरेक्टर सच एज ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात की जा रही है। हमारे जो स्किन के कलर है ना वो मोर देन एक जीन, मतलब 3-4 जीन से मिलकर कंट्रोल किया जाता है हमारी स्किन का जो कलर है वो, तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगा, है ना। पॉलीजेनिक अभी बताया, एक कैरेक्टर को जो कि स्किन कलर है उसको बहुत सारे जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, मैनी जीन्स, है ना, कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, अ सिंगल जीन विथ 2 एलील, सिंगल जीन तो नहीं होगा, ठीक है, सिंगल जीन नहीं, मल्टीपल जीन ईच विथ स्मॉल एडिटिव इफेक्ट, वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव लेथल, लेथल तो आएगा ही नहीं क्योंकि भाई डेथ थोड़ी करवा रहे हैं, और ओनली इन्वायरमेंटल फैक्टर भी नहीं आएगा। मल्टीपल जीन, जहां भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात की जाए तो मतलब मल्टीपल जीन होंगे, लेकिन उन सभी जीन्स में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा। यहां पर लिखा है स्मॉल एडिटिव इफेक्ट, कई जीन, प्रत्येक का छोटा योगात्मक प्रभाव, बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे और सभी जीन्स का थोड़ा 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 तो क्या होगा, इफेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं, 16वां क्वेश्चन, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कोरिलेट्स मेंडल्स फैक्टर्स विथ विच सेलुलर स्ट्रक्चर, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत मेंडल के गुणकों को कोशिका की किन संरचनाओं से जोड़ता है, या राइबोसोम से, मतलब ये बोला जा रहा है कि मेंडल ने जिस चीज को फैक्टर कहा था,
जो कि आज के डेट में क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। इसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किस चीज से रिलेट करता है, तो नाम से ही पता चल रहा है भाई साहब, क्रोमोसोम से ही तो रिलेट करता है। ठीक है, क्रोमोसोम, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17, लिंकेज बिटवीन टू जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम जनरली रिजल्ट इन विच आउटकम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित दो जीनों के बीच लिंकेज आमतौर पर गैमेट निर्माण के दौरान किस परिणाम को जन्म देता है। तो यहां पर बोला जा रहा है लिंकेज जीन की बात की जा रही है। अगर एक क्रोमोसोम है, इसमें दो जीन अवेलेबल हैं, दो जीन हैं और दोनों जीन एक दूसरे के बहुत पास पास हैं। ये एक जीन यहां पर है और यहीं पर दूसरा जीन भी है ना, मान लो ये ए है और ये बी है, दोनों जीन आपस में बहुत पास पास हैं। लिंकेज की बात की जा रही है ना, लिंकेज बिटवीन टू जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम जनरली रिजल्ट इन विच आउटकम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या ये दोनों जीन सेपरेट होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों जीन कैसे हैं, लिंक्ड जीन है, एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास हैं, लिंक्ड जीन है, तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे। दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, नहीं असॉर्ट नहीं होंगे, ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे ये। ठीक है, दे आर ऑलवेज लेथल, भाई साहब लेथल कहां से आ गया, ये हमेशा घातक होंगे, नहीं घातक नहीं होंगे। दे टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, ये प्रायः साथ साथ विरासत में मिलते हैं, मतलब ये साथ साथ आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दे नेवर अंडरगो रिकॉम्बिनेशन, नेवर जैसा कुछ कंडीशन आता ही नहीं है ना, नेवर की कहां से बात आ गई, है ना, थोड़ा बहुत तो रिकॉम्बिनेशन होता ही है, तो नेवर नहीं आएगा, लेकिन ये साथ साथ जरूर जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट लाइक हीमोफीलिया इन ह्यूमन टिपिकली शो विच कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न इन अ पेडिग्री। तो हीमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें रक्त, ब्लड से संबंधित बीमारी है ये, जिसमें क्या होता है बेसिकली रक्त से क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब क्लॉटिंग अच्छे से हो नहीं पाती ब्लड की, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड का लॉस होता है, एनीमिया हो जाता है ना। तो हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसीज है, आनुवंशिक बीमारी है। ठीक है, और इस आनुवंशिक बीमारी मतलब क्या, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने का जो पैटर्न है वो कैसा होता है, हीमोफीलिया क्या, इक्वल एक्सप्रेशन इन बोथ सेक्सेस इन एवरी जनरेशन, एवरी बोल दिया, हर जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब ये बोल रहा है कि हर जनरेशन में मेल को भी हीमोफीलिया होगा और फीमेल को भी हीमोफीलिया होगा, ये नहीं होता है। मोर अफेक्टेड फीमेल देन मेल, ऐसा भी नहीं होता है, मेल को ही ज्यादा हीमोफीलिया होगा, ऐसा भी नहीं होता है। क्रिस क्रॉस पैटर्न आपको देखने को मिलता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फ्रॉम अफेक्टेड मेल टू ग्रैंडसन वाया कैरियर डॉटर्स। ठीक है, तो डॉटर यहां पर कैरियर होती है और मेल अफेक्टेड होते हैं, याद रखेंगे। इसमें क्या होता है कि भाई साहब ये है मेल, अब मेल के बाद इनकी जो बच्ची आएगी ये है डॉटर, इनके बाद जो इनका बेटा रहेगा, ठीक है, ये सोन नहीं सन। ठीक है, तो ये जो डॉटर है इनका जो बच्चा रहेगा, बेटा रहेगा, वो इनका सन, लेकिन इसके लिए तो ये ग्रैंड सन रहेगा ना। ठीक है, ग्रैंड सन, तो मेल से फीमेल में, फिर फीमेल से मेल में, ये क्रिस क्रॉस पैटर्न आपको देखने को मिलता है हीमोफीलिया में। मतलब मेल का कैरेक्टर हीमोफीलिया वाला इसकी डॉटर में जाएगा और फिर इस डॉटर का इसके सन में जाएगा, तो क्रिस क्रॉस, और फिर इस सन का फिर डॉटर में, फिर उसके सन में, है ना, तो फीमेल मेल फीमेल मेल, ये क्रिस क्रॉस पैटर्न आपको देखने को मिलता है हीमोफीलिया के इनहेरिटेंस पैटर्न में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। इन ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस अ मेल। ह्यूमन में कौन सा मेल है बोला जा रहा है, हमको एकदम पता है अच्छे से, एक्स वाई। ठीक है, ह्यूमन में मेल एक्स वाई होता है और फीमेल एक्स एक्स। ठीक है, फीमेल एक्स एक्स और मेल क्या है, एक्स वाई, मेल। ठीक है जी, नाउ अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, इफ P and Q are the frequencies of two alleles of a gene in a large randomly mating population। अब देखो
हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए क्या याद रखेंगे कि पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, और उनमें जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी मेटिंग कैसी होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। कैसी मेटिंग, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, कैसी मेटिंग होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन विथ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, है ना, विच इक्वेशन एक्स रिप्रेजेंट्स एलिल फ्रीक्वेंसी रिलेशनशिप, है ना। तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का इक्वेशन पूछ रहा है, तो बेसिकली कुछ नहीं है, एक चीज याद रखेंगे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए P प्लस Q इज इक्वल टू 1, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक एलिल और ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ दूसरा एलिल, है ना, मतलब ये डोमिनेंट एलिल की फ्रीक्वेंसी, ये रेसेसिव एलिल की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और एक चीज और याद रखेंगे, अगर हम जीन की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये है जीन की फ्रीक्वेंसी। ये एलिल की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ऐसे, जीन की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ऐसे, है ना, क्योंकि यहां पर भाई p स्क्वायर बोल दिया ना, तो दोनों एलिल वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर, p प्लस q, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये नहीं होगा, p माइनस q ये भी नहीं होगा, p प्लस q इज इक्वल टू 1, हाँ ये आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पर देखा ना, ये देखो p प्लस q इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो ये कंफ्यूजिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ना हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये ब्रैकेट में है हिंदी वाले के लिए, यहाँ से ये ब्रैकेट में है ना, यहाँ से ये ब्रैकेट में है, ये देखो, और यहाँ से ये ब्रैकेट में। ठीक, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये देखो ये। ठीक है, चलो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस विच कंप्लीट डोमिनेंस द F2 phenotype ratio for two unlinked trait is classically what? देखो डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात की जा रही है, बेसिकली मेंडल ने जो क्रॉस करा था ना उसी की बात की जा रही है, डाइहाइब्रिड में, और वो भी क्लासिकल, है ना। यहां पर लिंकेज की बात ही नहीं की जा रही है, अनलिंक्ड जीन की बात की जा रही है। अनलिंक्ड जीन में डाइहाइब्रिड क्रॉस हमको पता है, फिनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है, फिनोटिपिक रेशियो तो ये 9:3:3:1 होता है जब हम कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y को क्रॉस कराएंगे, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y से क्रॉस कराएंगे तो हमें 4 प्रकार के गैमेट मिलेंगे। एक होगा कैपिटल R कैपिटल Y, एक होगा कैपिटल R स्मॉल y, एक होगा स्मॉल r कैपिटल Y और एक होगा स्मॉल r स्मॉल y। ये एक तरफ का गैमेट, और दूसरे तरफ के लिए भी सेम गैमेट निकलेगा, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, ये इन चारों गैमेट को जब हम 16 बॉक्स में ऐसे करके निकालते हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ऐसे, तो हमें जो फिनोटिपिक रेशियो मिलता है वो मिलता है 9:3:3:1। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का हमने डिटेल से पढ़ा था। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। द फिनोमिनन वेयर टू नॉन एलिलिक जीन्स इंटरैक्ट सच दैट both dominant allele are required for phenotype expression is called। ठीक है, दो असमजात जीनों का वह घटना जिसमें प्रादुर्भाव अभिव्यक्ति के लिए 2 प्रधान एलील आवश्यक होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एपिस्टेसिस कहा जाता है क्या? नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन कहा जाता है क्या? बिल्कुल, इसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। प्लियोट्रॉपी नहीं पढ़ चुके हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं। ठीक है, बेसिकली हमें पूछ रहा है द फिनोमिनन वेयर टू नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन, ठीक है, सच दैट, मतलब 2 नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्ट कर रहे हैं। नॉन एलिलिक जीन मतलब वो सेम लोकस पर नहीं है, तो वो अगर इंटरैक्ट करते हैं तो दोनों डोमिनेंट एलील आर रिक्वायर्ड फॉर फिनोटाइप एक्सप्रेशन। दोनों डोमिनेंट एलील की जरूरत है फिनोटाइप एक्सप्रेशन के लिए। देखो, जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी और एक सेकंड, कैपिटल टी की बात करते हैं, ठीक है, और स्मॉल टी की बात करते हैं, इन दोनों को जब क्रॉस कराया जाता है तो हमें क्या मिलता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर क्या होगा? टॉल पैदा होगा। तो यहां पर एक ही कैपिटल टी हमें ये बता रहा है कि
ये टॉल होगा, एक ही कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ऐसा कंडीशन जिसमें दोनों डोमिनेंट वाला एलिल प्रेजेंट हो उसे क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन कहा जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट विथ ड्रोसोफिला डिमॉन्स्ट्रेटेड लिंकेज बाय ऑब्जर्विंग विच डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स ट्रेट्स, मेंडेलियन रेशियोज। ठीक है, तो ड्रोसोफिला पर मॉर्गन के प्रयोगों ने लिंकेज प्रदर्शित करने के लिए मेंडेलियन अनुपातों से कौन सी विचलन देखी? तो यहां पर क्या 9:3:3:1 रेशियो इन F2 जनरेशन? भाई ये तो मेंडल का ही है, तो ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, मोर पेरेंटल कॉम्बिनेशन देन रिकॉम्बिनेंट टाइप इन प्रोजेनी, 3:1 रेशियो कंसिस्टेंटली नहीं। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑलवेज, हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा क्या? नहीं, ऑलवेज बोल दिया ना, हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, हमेशा स्वतंत्र वर्गीकरण नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा क्या? मोर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस देन रिकॉम्बिनेंट टाइप इन प्रोजेनी। ठीक है, मोर पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिला किसमें? मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में हमें क्या देखने को मिला? मोर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस देखने को मिला, रिकॉम्बिनेंट टाइप इन प्रोजेनी। ठीक है, मतलब कि संतानों में पेरेंटल संयोजनों की पुनर्संयोजी प्रकारों से अधिक संख्या मिली। ठीक है, मोर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस देन रिकॉम्बिनेंट टाइप इन प्रोजेनी, ये देखने को मिला। ठीक, मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से। अब बात करते हैं इन पेडिग्री एनालिसिस अ स्क्वायर सिंबल रिप्रेजेंट्स व्हिच इंडिविजुअल। ठीक है, तो हमने देखा था ये पेडिग्री में अगर बात करते हैं स्क्वायर की, तो ये किसको दिखाता है? मेल इंडिविजुअल को। ठीक है, और गोल किसको दिखाता है? फीमेल को। ठीक है, अगर यहां पर ये ऐसे ऐसे है तो ये मेल, और जिसको क्या हो रखा है? बीमारी हो रखा है, तो ये अफेक्टेड बोलते हैं इसको। ठीक है, यहां पर अगर ऐसे ऐसे कर दें तो ये फीमेल अफेक्टेड। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ऐसे बना दिए ये, तो मतलब कि मेल और फीमेल की शादी हो गई है। ठीक है, चलो, तो स्क्वायर वाला क्या बता रहा है हमको? मेल को बता रहा है, स्क्वायर वाला मेल को बता रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 25 की, फॉर अ पॉपुलेशन इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम विथ एलिल फ्रीक्वेंसी, एलिल फ्रीक्वेंसी बोल रहा है Q इज इक्वल टू दिया गया है क्या? 0.3 फॉर रेसेसिव एलिल। ठीक है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप, है ना? मतलब हमको पूछा गया है Q ये पूछा गया है, मतलब कि Q स्क्वायर होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप पूछा गया है, होमोजाइगस रेसेसिव की Q स्क्वायर हमको निकालना है। हमें दिया गया है क्या? एलिल की फ्रीक्वेंसी दी गई है Q इज इक्वल टू 0.3, ये दी गई है। हमें पता है P प्लस Q इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, ये पता है। अब हमको दिया है क्या? Q की वैल्यू दी गई है 0.3, तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे? नहीं मिट रहा है, हम यहां से क्या निकाल लेंगे? P की वैल्यू निकाल लेंगे, तो P इज इक्वल टू 1 माइनस Q, है ना? P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3, क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू 0.7 आ जाएगा। हमको P और Q की वैल्यू निकल गया, है ना? अब हमको बताना है कि Q की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो Q कैसे कैलकुलेट कर लेंगे भाई साहब? हमको पता है एक फॉर्मूला, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब P की वैल्यू 0.7 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस Q की वैल्यू 2PQ, है ना? वैसे हमको ना ये भी करना नहीं पड़ेगा वैसे तो, लेकिन ठीक है बता देता हूं, बता रहा हूं। तो 2 इंटू P की वैल्यू 0.7 इंटू Q की वैल्यू 0.3 इंटू, सॉरी यहां पर प्लस आ जाएगा, प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो Q स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है 0.3 स्क्वायर। ठीक है, ये पता है। अब पूरे को जब कैलकुलेट कर देते हैं तो जो भी वैल्यू आएगी, हमको कुछ नहीं करना है, हमको यहां पर Q स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, है ना? तो Q स्क्वायर की वैल्यू इतना भी कुछ नहीं करना था वैसे तो, मैं बताऊं अगर, ये कुछ भी नहीं करना था हमको, सिर्फ Q स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी थी। तो Q ये दिया है, Q स्क्वायर की वैल्यू मतलब
0.3 की को स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा आपका क्या 0.3, ये हो जाएगा क्या 0.09, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.09 इसका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, लेट मी चेक, 0.03 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, 25, क्वेश्चन नंबर 25। 0.0309 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं पूछा है, हमें पूछा गया है होमोजाइगस रिसेसिव की वैल्यू बताना है। Q 0.3 दिया है तो Q स्क्वायर बताना है होमोजाइगस रिसेसिव। ये देखो Q तो इसकी वैल्यू क्या कर लेंगे भाई, होमोजाइगस रिसेसिव यही तो होगा ना, तो Q इंटू Q 0.3 इंटू 0.3 क्या आ जाएगा 0.09। ठीक है, ये सब आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे ये, अगर फॉर्मूला अच्छे से पता है, एकदम थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना होता है तो वो आप लगा लोगे, मैं जानता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। P की वैल्यू भी नहीं निकालनी थी वैसे तो। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज कैरेक्टरिस्टिकली मैटरनली, क्या लिखा है, हाँ मैटरनली इनहेरिटेड बिकॉज द एग कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ विच ऑर्गेनेल टू जाइगोट। देखो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की जब भी बात की जाएगी, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज कैरेक्टरिस्टिकली मैटरनली इनहेरिटेड बिकॉज द एग कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ विच ऑर्गेनेल टू जाइगोट। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, न्यूक्लियस की बात नहीं की जाती है ना, और न्यूक्लियस में जो भी चीजें हैं उसकी बात नहीं की जाती। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब साइटोप्लाज्म में जो चीजें प्रेजेंट है उसके द्वारा कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होना। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में माइटोकॉन्ड्रिया का ज्यादा योगदान होता है। ठीक है, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। इन चिल्ड्रन द जीन फॉर बेरिड प्लमेज B is dominant, but buried males ZZ require how many dominant allele compared to female ZW। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर 2 हो जाएगा, याद रखेंगे। वैसे ही इसकी बात हम नहीं किए हैं, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप 2 लगा सकते हैं। ठीक है, मुर्गियों में पट्टीदार पंखों का जीन कैपिटल B प्रधान है, मतलब डोमिनेंट है, लेकिन पट्टीदार नर ZZ को मादाओं ZW की तुलना में कितने डोमिनेंट एलील चाहिए, तो बिल्कुल उनको 2 डोमिनेंट एलील चाहिए रहेगा। ठीक है, क्योंकि वही है ना भाई, कैपिटल B प्रधान है और मेल कैसा है, मेल है हमारा ZZ। इसमें दोनों कैपिटल B वाले जाएंगे तभी ये एक्सप्रेस करेगा। बट फीमेल की बात करें तो ZW है, तो एक ही कैपिटल B एक्सप्रेस हो गया तो भी पट्टीदार वाला जो फिनोटाइप है वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, अ बैक क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड रेसेसिव पेरेंट इज यूज्ड प्राइमरली टू अचीव व्हाट। क्वेश्चन पूछा गया है क्या, F1 संकरण और अप्रमुख अभिभावक के बीच प्रतिगामी संकरण मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है। A back cross between F1 hybrid and recessive parent is used primarily to achieve what। ये टेस्ट जीनोटाइप है बेसिकली, है ना। इंक्रीज हाइब्रिड विगर नहीं आएगा, प्रोड्यूस ट्रू ब्रीडिंग लाइन नहीं आएगा। ठीक है, टेस्ट क्रॉस की तो बात की जा रही है, स्टडी लिंकेज ओनली नहीं। देखो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस ऑफ F1 टू रेसेसिव होमो पेरेंट, होमोजाइगस पेरेंट, ये क्या कहलाता है, यही तो टेस्ट क्रॉस है ना, यही क्या है, टेस्ट क्रॉस है। ठीक, यही क्या है, टेस्ट क्रॉस है ना, याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 29 द क्लासिक द क्लासिक 12:3:1 रेशियो इन F2 ऑफ हाइब्रिड क्रॉस एग्जाम्पलीफाइज विच टाइप ऑफ एपिस्टेसिस। तो ये हो जाएगा आपका डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में आपको कौन सा रेशियो देखने को मिलता है, 12:3:1, 12 रेशियो 3:1, ये आपको डोमिनेंट एपिस्टेसिस में देखने को मिलता है। ये सारे चीजें हम लोग अपने कोर्स में, अपने थ्योरी में देख चुके हैं।
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30, इन ह्यूमंस विच डिसऑर्डर शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न टिपिकल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ह्यूमन में बेसिकली क्या पूछा जा रहा है यहां पर, ह्यूमन में, मानवों में कौन सा विकार या कौन सी बीमारी एक्स लिंक्ड अप्रमुख लक्षणों के विशिष्ट क्रिस क्रॉस वंशागति पैटर्न को दिखाता है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस इसका आंसर हो जाएगा। ह्यूमन में कौन सा बीमारी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो करता है, और ये टिपिकली एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस में ये चीज देखने को मिलता है, हमने ये चीज पढ़ी है ना। चलो तो आगे के 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपन कर लेंगे। यहां पर इस टेबल में पूरा आंसर भी दिया गया है, ठीक है, इस पीडीएफ में आंसर भी दिया गया है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। आंसर भी प्रॉपर यहां पर मैं लिख दिया हूं। पूरे क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अच्छे से रिवीजन करें, कोई डाउट है कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करना है, और क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेंगे, और ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोर्स ज्वाइन वगैरह करना है आपको तो कुछ नहीं करना है, कॉल मैसेज वगैरह कर लेना है ना, और पता कर लेना है क्या है कैसा है कोर्स का डिटेल, ठीक है। ये कोर्स आप बढ़िया से ज्वाइन कर लें, पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए ये कोर्स बेस्ट होने वाला है, ठीक है। कौन से नंबर पे कॉल या मैसेज करना है आपको, 8319 570 306, ठीक है, ये रहा 8319 570 306, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करेंगे, ठीक है। चलो भाई साहब, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट पार्ट में, जो कि 20 क्वेश्चन का होने वाला है, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।